Dear student, now we are going to discuss one another very important aspect of the Muslim law, that is meher or dower under the Muslim law. We have already uploaded so many videos of the various topic of the Muslim law, and when we were discussing about the divorce law, we have already discussed that under the Islamic law, a Muslim husband has unilateral power to give divorce in various form of divorce to his wife. तो इसी कॉन्टेस्ट में जो है वो डावर का भी डावर से भी इसे लिंक करके देखा जाता है, क्योंकि अगर आप मेहर की ओरिजिन को देखेंगे तो प्री इस्लामिक पीरियड में ऐसा कहा जाता था कि कुछ ऐसी प्रचलित प्रथाएं थी कि जैसे अगर कोई मुस्लिम पुरुष जो है वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता था तो शादी के समय वो लड़की के पिता को एक भारी भरकम रकम और संपत्ति देता था। इसके एवज में वो अपनी उसकी लड़की के साथ शादी करता था और सेक्सुअल प्लेजर यूज करने के बाद वो लड़की को पुनः वो पिता के घर छोड़ आता था और उसके बाद उसकी कोई देखरेख नहीं करता था। तो ये प्री इस्लामिक पीरियड में प्रचलित प्रथाएं थी। बाद में जब मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 571 एडी में हुआ और बाद समय समय पर जब वही के माध्यम से उन पर आकाशवाणी अवतरित हुई, तो जब वो इस्लाम का उदय हुआ तो उस वक्त मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस प्रथा कुरीति पर जो है वो काफ़ी चिंतन व्यक्त किया और ये कहा कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर लगाए जाने चाहिए जिससे वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स न दे या अपनी पत्नी को छोड़े नहीं। लेकिन अगर वो डाइवोर्स जरूरी होता है या छोड़ना जरूरी होता है तो ऐसी रकम दे जिससे कि वो अपनी पत्नी जो है वो इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रेंथ हो सके और अपना गुजारा भत्ता कर सके। तो इसी क्रम में जो है अगर आप मेहर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो मेहर का दो जो है मेजर ऑब्जेक्ट है। टू डिटरेंट इफेक्ट लाइज अपॉन द हस्बैंड टू अब्सटेन डाइवोर्स। पति के ऊपर एक डिटरेंट इफेक्ट डाला जाए, एक रोक लगाई जाए जिससे कि अपनी पत्नी को डाइवोर्स न दे, और अगर डाइवोर्स देता है तो पत्नी के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू वाइफ फॉर हर लाइवलीहुड ऑन आइदर द डेथ ऑफ द हस्बैंड और द डाइवोर्स। यानी कि अगर विवाह डिसॉल्व हो रहा है या पति की डेथ पर या पति के डाइवोर्स देने पर, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियों में मेहर की धनराशि फिक्स की जानी चाहिए जिससे कि वो जो पति के बगैर जो है वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके और एक प्रकार के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसमें आए विवाह के समय कि अगर इन लेटर ऑन कुछ अनटोवर्ड होता है तो वो अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम होगी। अगर आप डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे तो जो डेफिनेशन है एक सामान्य सा डेफिनेशन अगर आप देखें तो मेहर वो धनराशि होती है जो पति द्वारा पत्नी को निकाह के बाद दे होती है। यानी ये धनराशि ऐसी होती है जो पति पत्नी को देता है। ये दहेज नहीं है। दहेज में पत्नी के पिता परिवार वाले पति को या पति के परिवार वाले को देते हैं, वो दहेज है। लेकिन ये डावर है जो पति जो है अपनी पत्नी को विवाह के समय ऐसी धनराशि फिक्स की जाती है जो पति द्वारा पत्नी शादी के बाद जो है वो दे होती है। अगर कुछ विधि विशेषज्ञों के डिफिनेशन को देखेंगे तो एक मुल्ला के अनुसार मेहर एक ऐसी धनराशि और संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने हेतु पत्नी अधिकारी होती है। यानी मुल्ला जी का कहना है कि विवाह जो है विवाह के प्रतिकर के रूप में यानी विवाह के प्रतिफल के रूप में पत्नी जो है वो मेहर की धनराशि लेती है। इसके एवज में वो अपने शरीर को जो है वो पति को देती है। जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के बाद में कहा गया कि अगर विवाह के समय मेहर की धनराशि फिक्स न भी की जाए, it is very important to be noted down by the student that if the meher amount is not fixed at the time the marriage, despite of that wife has right to take meher and वो मेहर जो है वो अनस्पेसिफाइड मेहर के रूप में पति अधिकारी होगी। It meaning thereby that at the time the marriage, if the meher is fixed by the party or not doesn't matter, wife has a right to take meher। तो पत्नी को हर स्थिति में मेहर मिलेगा, चाहे वो विवाह के समय फिक्स्ड हो चाहे न हो। उसी तरह से उसी अनुक्रम में कहा गया है कि जस्टिस महमूद ने भी कहा है कि मेहर जो है जो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के बाद में कहा गया था कि मेहर जो है विक्रय की संविदा की तरह संभोग का प्रतिफल है। इस पर हम अभी चर्चा भी करेंगे।
तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मेहर एक ऐसी धनराशि है जो पति पत्नी के द्वारा दी जाती है, और कई विधि विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाह के प्रतिफल के रूप में पति के ऊपर पति जो है पत्नी को देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो नेचर आप मेहर को देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विधि शास्त्रियों के का जो वर्ग है वो दो भागों में बटा है। एक वर्ग एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि मेहर एज ए कंसिडरेशन फॉर द मैरिज, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जस्टिस महमूद, जस्टिस मुल्ला या मुल्ला जस्टिस महमूद, या फिर अगर आप देखें तो कुछ और भी विधि शास्त्री हैं जिनका ये कहना है कि मेहर जो है अमीर अली के अनुसार जो है मेहर जो है वो, या तैयब जी के अनुसार, ये सभी का मतलब जो मानना है कि मेहर जो है विवाह का प्रतिफल है। तो अगर इस मामले में देखेंगे तो मुल्ला है, विल्सन है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि मेहर जो है विवाह का प्रतिफल है। लेकिन कुछ ऐसे विधि शास्त्री भी हैं जिनका ये मानना है कि मेहर जो है विवाह का प्रतिफल नहीं है, बल्कि एक पति जो है लव एंड अफेक्शन में अपनी पत्नी को देता है, क्योंकि पत्नी ने उसे अपने पति के रूप में चुना है। इस वजह से एक प्रकार का एक पत्नी के ऊपर एक प्यार दर्शाता है पति, और प्यार के परिणाम स्वरूप ये मेहर की धनराशि जो है वो पत्नी को देता है। इस क्रम में अबू रहीम बेरी और अमीर अली जो है इनका ये मानना है कि मेहर विवाह का प्रतिफल है। ये इस बात से वो सहमत नहीं है। इन विशेषज्ञों का मत है कि मेहर पति के ऊपर एक धार्मिक बाध्यता है। इट इज द रिलीजियस ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड टू पे सम अमाउंट ऑफ द मेहर एज ए लव एंड अफेक्शन। तो इनका कहना है कि पति जो है वो बाध्यता में नहीं देता है, बल्कि लव एंड अफेक्शन में वो अपने पत्नी को देता है। तो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो, लेकिन ये पहली वाले जो विचारधारा है जिसमें कि तमाम विधि शास्त्री आते हैं, जिनका कहना है कि मेहर जो है वो विवाह के प्रतिफल के रूप में पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। इसके वजह पत्नी जो है अपना शरीर जो है वो पति को देती है। जहां तक इसको और आगे बढ़ाएं तो अगर आप देखें तो अमाउंट ऑफ डावर कितनी होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में प्राचीन इस्लामिक लॉ में कहा गया है कि जो हनाफी विधि में मिनिमम 10 दिरहम है, और सुन्नी विधि के मलिकी जो लॉ स्कूल ऑफ लॉ है उसमें जो है मिनिमम 3 दिरहम है, जबकि सुन्नी विधि के में ये मैक्सिमम धनराशि प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। उसी तरह से अगर सिया में देखें तो मिनिमम धनराशि कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम धनराशि जो है वो 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ डावर को देखें तो डावर जो है वो विवाह के समय जो तय किया जाता है वो दो प्रकार का हो सकता है, स्पेसिफाइड डावर या अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर को मेहर मुसम्मा भी कहते हैं, अनस्पेसिफाइड डावर या को कस्टमरी डावर भी कहा जाता है, और प्रॉपर डावर भी कहा जाता है, और इसे मेहर मिस्र भी कहा जाता है। तो यानी डावर जो है दो प्रकार का होता है, स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर वो होता है जो एट टाइम द मैरिज जो है वो पार्टी के द्वारा या पार्टी के परिवार के द्वारा विवाह के समय तय किया जाता है। तो जो विवाह के समय तय किया जाता है उसे प्रॉम्प्ट डावर स्पेसिफाइड डावर कहते हैं। और अगर जैसे मैं बता चुका हूं कि विवाह के समय जो तय न भी किया जाए, तो जस्टिस महमूद ने कहा था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के बाद में कि पत्नी फिर भी उसको मेहर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगी, और ये मेहर जो है अनस्पेसिफाइड मेहर या कस्टमरी मेहर होगा, जो कि विवाह के समय नहीं भी तय किया जाए तो भी पत्नी को ये इस रूप में उसे मिलेगा। जहां तक स्पेसिफाइड मेहर है ये दो प्रकार का होता है, प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को मुअज्जल मेहर कहते हैं, जबकि डेफर्ड डावर को जो है मुअज्जल मेहर कहा जाता है। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब होता है कि मेहर जो है वो विवाह के समय फिक्स हो जाता है, और अगर वो प्रॉम्प्ट है तो प्रॉम्प्ट का मतलब जो नेम इटसेल्फ इंडिकेटेड दैट कि एज सून एज द वाइफ डिमांडेड इट हस्बैंड हैज टू पे। जैसे ये मांग पर दे, जैसे कि बीरर चेक होता है, जब भी आप कभी बैंक में बीरर चेक लेके जाएंगे तो बैंक वाले को जो है तुरंत रुपए का भुगतान करना होगा। बैंक नहीं कर सकता कि कुछ दिन के बाद आइए या कुछ देर के बाद आइए। जैसे ही आप बैंक को चेक देंगे उसे देना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे ही विवाह के पश्चात पत्नी इसकी मांग करेगी, पति हस्बैंड हैज टू पे दिस डावर इफ देयर इज अ प्रॉम्प्ट डावर, देन एज सून एज द वाइफ डिमांडेड इट हस्बैंड हैज टू पे, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है जब कभी ये हो सकता है कि शादी के 2 घंटे बाद ही मांग दे, 2 दिन के बाद मांग दे, 2 साल बाद मांगे, 20 साल के बाद मांग दे, या हो सकता है कि जीवन भर वो ना मांगे। Despite of that, the nature of the prompt will remain a prompt. डिफर का मतलब होता है कि
ज़्यादातर मुस्लिम मैरिजेज में जो है वो डेफर डावर ही तय किया जाता है। डेफर का मतलब होता है कि या तो जब विवाह डिसॉल्व हो जाए, यानी पति पत्नी को तलाक देता है, उस वक्त डेफर डावर उसे देना होगा, या पति की मृत्यु हो जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज, तब पत्नी को डेफर डावर पति के परिवार वालों को देना होगा, या फिर कोई कंडीशन अगर इम्पोज किया गया है कि तो वो कंडीशन फुलफिल होने पर वो डेफर डावर देना होगा। जो मैक्सिमम मुस्लिम मैरिजेज होता है उसमें डेफर डावर ही तय किया जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज जो है पति पत्नी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब या तो डिसॉल्व हो जाए मैरिज, या पति की मृत्यु हो जाए, या फिर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है वो डेफर डावर जो है वो दिया जाता है। डेफर का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द मैरिज वाइफ हैज नो राइट टू डिमांड इट। मैरिज में अगर कोई दिक्कत हो गई, यानी कि पति ने पत्नी को डाइवोर्स दे दिया है, तो पति पत्नी को डेफर डावर देगा, या पति की मृत्यु हो गई है तो पति के परिवार वाले पति के उत्तराधिकारी डेफर डावर को देने के लिए बाध्य होंगे, या फिर कोई कंडीशन ले डाउन की गई। कंडीशन जैसे होता है कि अगर पति जो है शादी के दौरान कोई एडल्ट्री का काम करेगा, कोई क्रूरटी करेगा, या कोई मोटे मोटे ऑफेंसेस करेगा, तो फिर पत्नी को वो जो है वो डेफर डावर जो है वो दे होगा। तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है डेफर, या फिर पति, इस्लाम में कहा गया कि पति जो है वो को शराब से प्रोहिबिटेड किया गया कि कोई भी मुस्लिम पुरुष जो है वो शराब का सेवन नहीं कर सकता है। और अगर तो ऐसे स्थिति में कंडीशन ये लगाया जा सकता है विवाह के समय कि पति जो है वो शादी के बाद शराब पिएगा, तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी को वो डेफर डावर को जब भी मांगेगी उससे देना पड़ेगा। तो इन कुछ 3 कंडीशन में जो है डेफर डावर जो है वो दिया जाता है पत्नी को। कभी कभी ये होता है कि जो है विवाह के समय डावर तो फिक्स किया था, नहीं डावर तो स्पेसिफाइड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट है कि डेफर्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो रूल है वो ये है कि सुन्नी लॉ ये कहता है कि इसमें से आधा प्रॉम्प्ट होगा और आधा डेफर्ड होगा, जबकि शिया लॉ ये कहता है कि पूरा का पूरा जो है वो डावर जो है वो प्रॉम्प्ट होगा। यानी कि विवाह के समय अगर मेहर स्पेसिफाइड है लेकिन प्रॉम्प्ट है कि डेफर्ड है ये तय नहीं किया गया, तो इस नियम के अनुसार जो है ये तय किया है। सुन्नी लॉ ये कहता है कि पूरा प्रॉम्प्ट कहलाता है, जबकि शिया लॉ कहता है कि पूरा प्रॉम्प्ट होगा, सुन्नी लॉ कहता है कि आधा प्रॉम्प्ट होगा और आधा डेफर्ड होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो है विवाह की अमाउंट को बढ़ाया घटाया जा सकता है? एक बार अगर मेहर निश्चित हो जाए एट द टाइम द मैरिज, तो फिर क्या इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। पति जो है इस धनराशि को बढ़ा सकता है, यानी कि पति को चूंकि लायबिलिटी पति पर डाली गई है, तो पति के द्वारा ये हो सकता है कि इस धनराशि को बढ़ाया जा सकता है, जबकि पत्नी को जो है इस धनराशि को घटाने का राइट है। यहाँ तक कि चाहे तो वो पूरा का पूरा रिमिट भी कर सकती है, पूरी मेहर की धनराशि को आधी कर सकती है, या बहुत कम कर सकती है, या पूरे का पूरा छोड़ सकती है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन पत्नी को फुलफिल करना होगा कि वही पत्नी जो है धनराशि को घटा सकती है या रिमिट कर सकती है जो मेजर हो। मेजर एज ऑफ मेजॉरिटी शैल बी द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि 15 साल की उम्र और साउंड माइंड की हो। ये 2 अगर कंडीशन फुलफिल करती है तो ये धनराशि को पत्नी का राइट है कि वो घटा सकती है, जबकि पति का अधिकार है कि वो बढ़ा सकता है। पति धनराशि को घटा नहीं सकता है। यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन है कि अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है और इस दौरान अगर पति की मृत्यु हुई है या पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को जो है वो आधी धनराशि जो है स्पेसिफाइड मेहर का आधी धनराशि जो है वो प्राप्त करने की इंटाइटल होगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है कि अगर राइट्स ऑफ वाइफ इन केस ऑफ अनपेड डावर, अगर पत्नी की धनराशि को पति देने से मना करता है, यानी कि अगर प्रॉम्प्ट डावर है, पत्नी ने डिमांड की और पति नहीं दिया, या फिर डेफर डावर है, पत्नी ने डिमांड की या डाइवोर्स हो रहा है, या पति की मृत्यु हो गई, या कोई कंडीशन फुलफिल हुआ है और ये तय हुआ है निकाहनामा के भी कंडीशन होने पर वो पत्नी पत्नी को डेफर डावर देगा, तो डेफर डावर नहीं देता है, तो इन सारे कंडीशन में पत्नी का क्या राइट होगा, वो अपने पति से कैसे वो डावर वसूल सकती है? तो इसमें 3 राइट्स पत्नी को दिया गया है, मेजर राइट। पहला राइट है वो अपने पति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से वंचित कर सकती है। इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट।
अगर मान लीजिए डावर स्पेसिफाइड है, ये स्पेसिफाइड जो अब्सटेन फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो ये पहला राइट है, वो पत्नी सिर्फ स्पेसिफाइड डावर में प्रयोग कर सकती है। इस डावर में वो स्पेसिफाइड डावर के प्रॉम्प्ट डावर में इसका इस्तेमाल कर सकती है, डेफर डावर में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी पुनः मैं रिपीट कर दूं कि पत्नी का ये जो राइट्स है वो प्रॉम्प्ट डावर के ऊपर अप्लाई करता है। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब जैसे हमने बताया था कि जैसे ही पत्नी मांग करे विवाह के पश्चात, 1 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, साल भर के बाद, 10 साल के बाद, कभी भी डिमांड करे, पति हस्बैंड हैज टू पे दिस डावर। यानी कि अगर नेचर प्रॉम्प्ट है, पत्नी डिमांड करेगी, पति को देना पड़ेगा। लेकिन अगर पति नहीं देता है तो पत्नी ऐसे पति से को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से विरत कर सकती है, यानी वंचित कर सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब पति पत्नी के बीच में एक बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। अगर आफ्टर द मैरिज इफ द सेक्सुअल कोर्स हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, देन वाइफ हैज नो राइट टू यूज द दिस राइट्स। यानी कि अगर शादी के पश्चात पति पत्नी के बीच में सेक्स नहीं हुआ है और पत्नी ने प्रॉम्प्ट डावर की डिमांड की और पति ने नहीं दिया है, तो अपने पति को तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अब्सटेन कर सकती है जब तक कि उसके प्रॉम्प्ट डावर का भुगतान न कर दिया जाए। लेकिन अगर शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है तो फिर पत्नी जो है प्रॉम्प्ट डावर के रूप में पति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अब्सटेन नहीं कर सकती है। दूसरा है कि पत्नी का जो मेहर का अधिकार होता है, ये बहुत विस्तृत अधिकार होता है। वो विस्तृत अधिकार इस रूप में होता है कि ये पति के ऊपर एक डेब्ट होता है, ऋण होता है। जैसे कि अगर पति ने किसी थर्ड पार्टी से ऋण लिया है तो ऋण को चुकाने की लायबिलिटी पति की होगी, चाहे ऋणदाता की मृत्यु भी हो जाए तो भी पति जो है उसके उत्तराधिकारियों को वो ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगा। ठीक उसी प्रकार से ये मेहर को डेब्ट माना गया है। अगर पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी पति जो है एज ए डेब्ट जो है पत्नी के उत्तराधिकारियों को ये रकम देने के लिए बाध्य है। एक केस आया था कपूर चंद वर्सेस केदार निशा बेगम 1953 का सुप्रीम कोर्ट का वाद था। इस वाद में हुआ यह था कि पति की मृत्यु हो गई थी और पति ने अपने जीवन काल में कई लोगों से ऋण ले रखा था, डेब्ट ले रखा था। जब पति की मृत्यु हुई तो कई ऋणदाता जो है उनके घर में आके वो लाइन लगा के उसके डेब्ट को वसूलने के लिए वो कार्रवाई प्रारंभ कर दिए। उसी दौरान पत्नी भी आ गई और पत्नी का कहना था कि जो पति के ऊपर उसका ये डेब्ट है वो स्पेसिफिक डेब्ट है, वो सामान्य ऋण की तुलना में उनका ऋण का भुगतान पहले होना चाहिए। पत्नी ने कहना था कि पति की प्रॉपर्टी से सबसे पहले उसके मेहर की धनराशि का भुगतान किया जाए, फिर अन्य लेनदारों का भुगतान किया जाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी का अधिकार है कि वो अपने पति के उत्तराधिकारियों से पति की मृत्यु पर मेहर को वसूल सकती है, लेकिन उसे वरीयता नहीं दी जाएगी। यानी कि अन्य लेनदाताओं के ऊपर उसे वरीयता नहीं दी जाएगी। वो उसका ऋण उसी तरह से ऋण है जैसे अन्य लेनदारों का है। अतः जैसे अन्न का भुगतान होगा वैसे ही पत्नी का भी भुगतान किया जाए। कोई स्पेसिफिक ये ऋण नहीं है कि पत्नी का पहले भुगतान किया जाए, अन्य लोगों का बाद में भुगतान किया जाए। तीसरा जो राइट्स है वो राइट्स टू लियन। लियन का मतलब होता है कि पत्नी का धारणा अधिकार बनाए रखने का अधिकार। और यानी कि अगर पत्नी के पास कोई पति की प्रॉपर्टी है तो उसे तब तक रोक सकती है जब तक कि उसके मेहर के रकम का भुगतान न कर दिया जाए। इस संबंध में एक केस जो है बहुत ही लीडिंग केस है, मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, AIR 1925 प्रीवी काउंसिल। इस केस में हुआ था क्या कि पति पत्नी जो है वो एक पैतृक आवास में रह रहे थे और पति ने अपनी पत्नी को कई संपत्ति को दे रखा था, उसके पोजीशन में पत्नी के पोजीशन में थी। इस दौरान जो है वो पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु होने के बाद वो सारे प्रॉपर्टी जो पत्नी के पोजीशन में थी, पत्नी ने उस पर अपना धारणाधिकार बनाए रखा। जब पति के उत्तराधिकारियों ने उसकी प्रॉपर्टी को मांगा तो पत्नी ने यह कहते हुए देने से मना कर दिया कि पहले उसके मेहर की धनराशि का भुगतान किया जाए। पति के घर वालों ने भुगतान देने से मना कर दिया। फिर यह मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने पति के उत्तराधिकारियों से कहा कि वो पत्नी के मेहर का धनराशि का भुगतान कर दीजिए और प्रॉपर्टी वापस ले लीजिए। पति के उत्तराधिकारियों ने मेहर की धनराशि को भुगतान करने से मना कर दिया। बाद में पत्नी ने जो है
इस जो प्रॉपर्टी थी, जो पति की प्रॉपर्टी थी, जो कि उसने अपने राइट टू लियन बनाए रखा था, उस प्रॉपर्टी को अपने कुछ वारिसों को जो है वो ट्रांसफर कर दिया, कुछ वसीयत करके अपने ही सगे संबंधियों को उसने ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो फिर पति के वारिस जो है वो पति के उत्तराधिकारी जो है वो कोर्ट में गया और उसने इस ट्रांसफर को चैलेंज किया। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने, इस बाद में प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि पत्नी को धारणाधिकार बनाए रखने का तो अधिकार है, जब तक इसके मेहर का भुगतान न कर दिया जाए। पत्नी का यह अधिकार है कि अपने पति की प्रॉपर्टी को तब तक रोक सकती है जब तक कि उसके मेहर का भुगतान न कर दिया जाए। लेकिन पत्नी को प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। बाय विल, बाय गिफ्ट, बाय एक्सचेंज, बाय सेल, यानी कि ट्रांसफर के जो मोड्स है उसमें पत्नी को राइट नहीं कि अपने इस प्रॉपर्टी को, जो उसने पति की प्रॉपर्टी जिस पर उसको धारणाधिकार बनाए रखा है, उसको वो सेल कर सकती है, क्योंकि बेचने का अधिकार, वसीयत करने का अधिकार पत्नी को नहीं है, क्योंकि वो ओनर नहीं है। अतः इस बात में जो है पत्नी का जो धारणाधिकार बनाए रखा गया था उसे समाप्त माना गया, क्योंकि उसने इस अधिकार का गलत प्रयोग किया। तो कुल मिला के इस पत्नी जो है अपने 3 अधिकार का प्रयोग करके अपने पति की प्रॉपर्टी, अपने मेहर की धनराशि का भुगतान प्राप्त कर सकती है। और ये सिविल कोर्ट में अगर पत्नी फिर भी नहीं दे रहा है तो वो सिविल कोर्ट में भी सूट दायर करके जो है वो मेहर की धनराशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पति ने उस पर ऋण लिया, उस जैसे ऋण को वसूला जाता है उसे पति जो है, पति से वो अपने धनराशि को वसूल सकती है। एक लास्ट है कि लिमिटेशन पीरियड कौन है, यानी पत्नी का लिमिटेशन पीरियड क्या होगी, यानी कि जो जैसे कि हम सबको पता है कि हर एक वायलेशन के लिए कोई ना कोई लिमिटेशन पीरियड इम्पोज किया गया है। तो यहाँ पर है, जिस दिन हस्बैंड ने पत्नी के मेहर की धनराशि देने से मना कर दिया गया है, उस दिन से 3 साल के भीतर जो है पत्नी जो है कोर्ट में जाकर इस धनराशि को वसूल सकती है। जिस दिन हस्बैंड की मृत्यु हो गई है उस दिन से 3 साल के भीतर, या जिस दिन डाइवोर्स पति पत्नी के बीच में हो गया है उस दिन से 3 साल के भीतर जो है वो पत्नी चाहे तो वो कोर्ट में जाकर 3 सालों के भीतर वो कभी भी मेहर की धनराशि का भुगतान प्राप्त कर सकती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा डाइवोर्स था। एक जो चीज बच गया था कि अगर मान लीजिए कि इस चीज को हम लोगों ने मिस किया है कि अगर मामला अनस्पेसिफाइड डावर है तो पत्नी को कितना डावर का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि जब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एट द टाइम द मैरिज बोथ द पार्टी और देयर फैमिलीज मस्ट फिक्स वेदर इट इज ए स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। अगर विवाह के समय डावर फिक्स नहीं किया गया है तो इसे अनस्पेसिफाइड डावर माना जाएगा। और जैसे कि इस केस में कहा गया था कि जो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में कि अनस्पेसिफाइड डावर है, तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ ये पत्नी का अधिकार है कि वो शादी के पश्चात जो है वो या तो कोर्ट में जाकर या तो फिर काजी के पास जाकर वो इस अनस्पेसिफाइड डावर को फिक्स डावर करा सकती है, यानी कि कितनी मात्रा में पति पत्नी को देगा। और जब ये फिक्स कराएगी, जब ये अनस्पेसिफाइड डावर को वो स्पेसिफाइड डावर में कन्वर्ट कराने के लिए जाएगी, तो ऐसी स्थिति में सोशल स्टेचर ऑफ द वुमेन फादर, यानी पत्नी के पिता की आर्थिक स्थिति कितनी है ये देखी जाएगी। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द हस्बैंड देखा जाएगा, पति कितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है जो कि मेहर की धनराशि दे सकता है, या डावर विच वाज गिवन टू हर फीमेल एंसेस्टर, जो पत्नी के परिवार वालों में शादी हुई है उस शादी में अन्य महिलाओं को कितनी धनराशि मिली थी, या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइफ, जैसे कि पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, पत्नी कितनी सुंदर है, पत्नी कितनी भाग्यशाली है, कितने गुणों वाली है, इस आधार पर, या पत्नी की उम्र कितनी है, कम उम्र की लड़की को ज़्यादा मेहर मिलेगा, ज़्यादा उम्र की लड़की को कम मेहर मिलेगा, कम खूबसूरत है तो उसकी मेहर की धनराशि कम होगी, ज़्यादा खूबसूरत है तो उसकी धनराशि ज़्यादा होगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसकी धनराशि ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में पत्नी की पर्सनल योग्यता को आधार के मान पर ये अनस्पेसिफाइड डावर जो है का भुगतान किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग डावर चैप्टर को हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आई होप आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।